अभी जो हमारे हाथ में ये बुक देख रहे हैं, ये बुक है सफलता के 7 नियम। इस बुक का जो ऑथर है वो है राजेश अग्रवाल। यस, ये बुक मैंने एक लाया है सरकारी स्कूल से, लाइब्रेरी से, कुछ दिन के लिए। तो मैं इस बुक को पूरे अपने मतलब मैं इस बुक को पूरे याद करने वाला हूँ इस दिमाग में, हर एक पन्ने में क्या क्या लिखा है वो भी। तो इस बुक को जब तक मुझे याद ना हो जाए तब तक मैं इस बुक को पढ़ूंगा, वो भी एक दिन में एक से मैं पढ़ दूंगा। मतलब मेरा गोल रहेगा कि 24 घंटे में इसे ख़त्म करना। तो अभी है रात के 7 बजे। अभी रात के बज रहे हैं 7:28। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। और हम यहाँ पे और मैं इस बुक को अभी से लेके पूरे 12 घंटे, मतलब जब तक ये बुक ना ख़त्म ना हो जाए तब तक मैं इस यहाँ से उठूंगा नहीं, हिलूंगा भी नहीं, चाहे जो भी हो जाए। यस। तो चलिए इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज है डे 1 इस बुक को पढ़ने का। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आभार। जीवन यात्रा में हमने में हमने में से हर एक को कुछ विशेष लोग मिलते हैं जिनका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमें निर्बद्ध रूप से मिलते हैं। इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे चमत्कारी लोगों का साथ मिला। उनका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं उन्हें प्रेम करता हूँ। आभार। ए भाई, ये मक्खी परेशान कर रहा है। आभार की शुरुआत में मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देकर और आभार प्रकट करने करके करता हूँ कि जो मुझे इस दुनिया संसार में लाए। वो मेरे उसने उस उनसे तमाम मामलों में से विभिन्न विचार हैं, लेकिन ये कभी हमारे संबंधों का प्रगाथा में बाधा नहीं बने। मैं अपने दोस्त और परामदर्शदा अचित घोष को अपनी हर सांस से धन्यवाद देता हूँ, जिनके दृढ़ और सशक्त परीक्षणों से मैं यह संभव कर पाया। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मेरी जिंदगी में उनके प्रवेश का मतलब मेरे स्व को महसूस करने की यात्रा की शुरुआत है। उनके साथ मेरे 7 वर्ष के संबंधों में उन्होंने हमेशा एक असाधारण परीक्षण के रूप में मेरे मार्गदर्शन किया और कभी भी अपने सिद्धांतों में से समझौता नहीं किया। अपनी पत्नी सरिता के साथ मैंने प्यार और नफरत जैसे अनुभवों को बांटा। हमने एक दूसरे को समझने में कुछ वर्ष लगे और फिर हम अनुकूल संबंध की तरफ बढ़े। इसमें कोई शक नहीं कि दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। जबकि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी दूसरे पर थोपने का प्रयत्न करता है, तब वह क्षण अच्छे संबंधों की समाप्ति की तरफ ले संकेत देता है। सरिता की सुंदरता यह है कि जब भी किसी बात को लेकर उसे घुटन होती है, वह उसे मन में रखकर बनावटी खुशी दिखाने के बजाय वो उस पर तुरंत चर्चा कर लेती है। इस पुस्तक का पांडुलिपि को तैयार करने के थकाने वाले काम में सहयोग करने के लिए मैं सरिता का आभारी हूँ। और उसकी कड़ी मेहनत के बिना आज यह पुस्तक संभव न होती, क्योंकि लिखना मेरे लिए बिल्कुल अनजान कला है। मेरी बहन रीना बहुत बहुत धन्यवाद तारीफ के काबिल है। जब मैं एक परिचालन प्रक्रिया में था और मां के दिल का दौरा पड़ा था, तब मुझे बिना सूचना दिए परिचालन वह उन्हें अस्पताल ले गई, इलाज कराया और अकेले में उनकी देखा कि मुझे 15 मिनट बाद इसका पता चला। इसमें कोई शक नहीं है कि वह मेरी उपलब्धियों के भवन का एक स्तंभ है। मैं अपनी बेटी पर धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसने पुस्तक लिखने के दौरान असाधारण समझ और धैर्य का परिचय दिया। मेरे 2 गहरे दोस्त वर्षा और वृंद, जिनके बारे में किसी को भी पूछ सकते हैं, मेरे परिवार उनके योगदान के ऋणी हैं। मैं अपने छात्रों, दोस्तों और सहयोगी को आभारी हूँ, जिन्होंने बार बार मेरी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक मदद की। तो चलिए, ये रहा कुछ राजेश अग्रवाल जी के बारे में। अब हम इस बुक का यहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना। अनुक्रमण ये बुक जो एक्चुअल में लिखा गया वो अब मैं पढ़ता हूँ। पहला इसका सफलता के 7 नियम। इसमें पूरे टोटल 7 नियम है। और पहला नियम है, जिंदगी मूर्खता से नहीं बल्कि समझदारी से जियो। दूसरा ईमानदारी। तीसरा धैर्य। चौथा तनाव और चिंताओं से मुक्त। पांचवा अनुशासन अर्थात दोष रहित जिंदगी कैसे जिए। छठा, जो पसंद हो उसे करे, जो करे उसे पसंद करे। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के नियम ये भी है। अध्याय 7, खुशहाल और सफल जीवन के उत्कृष्ट शैली। अध्याय 7। तो चलिए आप शुरू करते हैं अध्याय 1।
ज़िंदगी को मूर्खता से नहीं बल्कि समझदारी से जिए। मुझे मुझे आपसे एक साधारण सा प्रश्न पूछने दें। मुझे आपसे एक साधारण सा प्रश्न पूछने दें कि ज़िंदगी के मायने क्या है। मैं आपसे इसका कोई दार्शनिक उत्तर नहीं मांग रहा, बल्कि मैं मात्र इतना पूछ रहा हूँ कि ज़िंदगी का अर्थ आपके लिए क्या है। अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग अर्थ है। कुछ के लिए यह गम है, कि कुछ के लिए खुशी, कुछ के लिए कुछ के लोग कहते हैं कि ज़िंदगी संघर्ष का नाम है, जबकि कुछ लोग इसे एक खेल मानते हैं। इसलिए हम इससे आगे जाए, आप खुद से सवाल पूछिए और फिर जवाब लिखिए। मेरे लिए ज़िंदगी छः छः तार वाले गिटार की तरह है, छः तार वाले गिटार की तरह, जिसका हर तार हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, घर, व्यवसाय और अंततः समाज से जुड़ा है। जरा सोचिए, अगर इस जीवन रूपी गिटार का एक भी तार लापता हो जाए तो क्या वो यह तब भी वह गुणवत्ता और ध्वनि उत्पन्न कर सकेगी जो एक पूर्ण वाद्य यंत्र से होगी। अभी भी हम एक या एक से अधिक तारों के बगैरों है और ताजुब करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मधुर संगीत नहीं है। यही वजह है कि आपको खुद से कुछ गंभीर सवाल पूछने हैं कि क्या आप पूर्ण और संतुलित ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या आप मानसिक रूप से सावधान और आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं? कहीं आपका परिवार उपेक्षित तो नहीं हो रहा? क्या आप दफ्तर जाते हैं और सही एवं पर्याप्त समय देते हैं? क्या आपको कोई दोस्त है जिसके साथ आप अपनी दिल की बातें और भावनाएं समझा करते हैं? जिंदगी छह तार वाले गिटार की तरह समझने में यह सिर्फ आईने को प्रकाश दिखाने की तरह है, जिनमें आप अपनी छवि को साफ साफ देख सके, जिनमें तमाम लोगों से मिला जिन तमाम लोगों से मैं मिला, वे जिंदगी के उन छह तारों वालों गिटार का एक या एक से अधिक श्रेणी में आते हैं, जिनकी हमने पहली बात की है। और जो सफल है वे या तो अपनी व्यावसायिक जीवन में आध्यात्मिक सफल है लेकिन अन्य क्षेत्रों में पीछे हुए हैं। क्या वे कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं लेकिन कुछ ने पिछड़े हुए होते हैं। ज़्यादातर लोग जो अपनी व्यवसायिक जिंदगी में सफल होने के लिए संप्रत वे घर को समय नहीं दे पाते, वह सामाजिक दायित्व निभाने में असमर्थ होते हैं। अक्सर उद्योग और व्यापार के ये नेता अपने कार्य क्षेत्रों में तुरंत और प्रभावी निर्णय लेने में बावजूद घर के मामले में संभालने में पूरी तरह तैयार नहीं होते। क्या यह पुण्य और शानदार जीवन शैली का प्रतीक है? अगर आप जीवन के किसी भी पहलुओं की उपेक्षा कर रहे हैं तो तब पूर्णता कभी भी लाए नहीं हो सकती। अगर पूर्णता क्रम में नहीं तो संपूर्णता उत्कृष्ट की रचना के लिए कैसे साथ आ सकती है? अगर अगर आप ईश्वर के किसी रूप या अलौकिक शक्तियों के विश्वास रखते हैं तो महसूस कीजिए कि आपकी बनावट किसी अम्बीबा या जिराफ की तरह है, एक आयाम में नहीं बल्कि बहुआयाम में हुई है। बहुत कम प्राणियों को अपनी मूल जीजी जीजीवियासा और अस्तित्व के बारे में अच्छी जानकारी होती है, लेकिन यह मानव जाति को ईश्वर की अनूठी देन है। इसके साथ साथ उसे जिंदगी के हर क्षेत्र में कुछ पाने की ताकत भी मिली है। इस ताकत के बावजूद हमें आज भी चारों तरफ विसंगति दिखाई पड़ती है और 55% लोगों की जिंदगी में कम से कम एक पहलू में इस ताकत की कमी है। चाहे आप एक राष्ट्रपति, सामाजिक कार्यकर्ता, चपरासी, व्यवसायी हस्ती हो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में एक ऐसा पहलू है कि आप खुश नहीं हैं, तो नतीजा यह है कि आप एक पूरी तरह खुश नहीं हैं। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपनी कंपनी को उत्कृष्ट बनाने के लिए अपना लक्ष्य केंद्रित कर सकता है। यह कोई गलत बात नहीं है कि उसे पैसा कमाना चाहिए और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या वह अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहा है? क्या वह अच्छा पति और पिता है? ज़िंदगी में चूहा दौड़ सॉरी, टाइम को तो नहीं देखना है मेरे को। मैंने आपके साथ कुछ अनुभव बांटने चाहेंगे।
मैंने कुछ सफल व्यक्तियों के साथ काम किया किया है। जब मैंने उन्हें नज़दीक से देखा तो मैंने अकेलापन की भावनाएं को समझ सका। मैंने देखा कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को बाहरी दुनिया में जोरदार ढंग से पेश किया, लेकिन भीतर से खाली और निर्जीव रहे। मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों से भी मरणसन अवस्था में मिला जिन्होंने जीने का अपनी क्षमता के प्रदर्शन की और खुशी तथा संपूर्ण होने की इच्छा जताई। क्या आप इस चूहा दौड़ में शामिल हैं या फिर जिंदगी के लुत्फ पूरी तरह लेने के विश्वास रखते हैं? आप अपने व्यवसाय को कितने समय देते हैं? अपने अपने मानसिक विकास को कितना वक्त देते हैं? अपने आध्यात्मिक विकास के लिए कितना समय देते हैं? अपने परिवार को कितना समय देते हैं? क्या आप दफ्तर का काम करके दफ्तर का काम घर में भी लाते हैं, जिससे आपका आपका घर दफ्तर का एक हिस्सा लगने लगता है? या फिर क्या आप संबंधित पिता, बच्चे, भाई बहन के रूप में आते हैं? मैंने अपनी एक कार्यशाला में एक प्रतिष्ठित कंपनी के सीनियर एजुकेटिव से पूछा कि आज के कॉपरेटिव संसार कॉपरेटेड संसार में मुख्य चुनौती क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि मुख्य चुनौती यह है कि भौतिक सुविधाओं और नाम बटोरने के बावजूद व्यवसाय जिंदगी को पूर्णता देने में समर्थ नहीं है। वे हमेशा तनाव में रहते हैं। यही कारण है कि उनकी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट नीतियाँ असफल है। व्यक्तिगत रूपांतर के बिना कोई प्रभावी टीम वर्क कैसे हो सकता है? लोग तमाम कोर्सों और कार्यशालाओं में सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी यह दावा कर सकता है कि किसी खास कार्यशाला में उसके जीवन में परिवर्तन किया। वह उनसे कुछ ज्ञान और सूचना सुन सकता है, लेकिन ये बात उसकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। इसलिए अगर आप किसी कॉर्पोरेट टीम वर्क की बात कर रहे हैं तो समूचे कॉर्पोरेट को बदल सकने से पहले खुद में परिवर्तन लाए। ने अपनी पुस्तक स्टीफन कॉप ने अपनी पुस्तक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल पीपुल में मसाविर दिया है कि एक व्यक्ति खुद को कैसे परखे और जांचे कि वह पूर्ण जिंदगी जी रहा है अथवा नहीं। अपने आप से पूछिए, क्या आप एक पूर्ण जिंदगी जी रहे हैं? कल्पना कीजिए कि इस धरती पर आपका आखिरी दिन है और आप मरने वाले हैं। यह कहा जाता है कि आप जब मरते हैं तो कोई हेरे फेर नहीं करते। आप खुद को परखना चाहते हैं और अपनी सीमित इच्छाओं को निकालना चाहते हैं। कल्पना कीजिए आप मर रहे हैं और तमाम लोग आपके इर्द गिर्द खड़े हैं। क्या यह सब आपके रिश्तेदार या चहेते हो सकते हैं? तब खुद से पूछिए कि वे सब आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या सचमुच वे जाने के बाद आपको याद करेंगे, या फिर सिर्फ वे इसलिए औपचारिकता निभा रहे हैं कि किसी के मरने पर उन्हें उदास होना जरूरी है? इस परिदृश्य में कृपया विस्तार से यह प्रश्न कीजिए और उनके उत्तर ईमानदारी से दीजिए। क्या आपकी माँ यह कहेंगे कि उसने वह प्यारा बेटा खो दिया जो अपनी व्यस्तता दिनचर्या के बावजूद उसके पास बैठता था, उसके बारे में सोचता था, विचार करता था, जिसने हर समस्या उसके लिए कुछ करने को कहा, जिंदगी में उसने योगदान का मूल्यांकन किया? क्या सचमुच आपकी माँ को आपकी कमी खलेगी? दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या आपकी कहेंगे कि मेरे कुछ गलतियों के बावजूद आप मुझसे करते थे यह इसके विपरीत? क्या आप एक चिड़चिड़े और सनकी पति है जो आप अपनी पत्नी की परवाह नहीं करते? क्या आपके बच्चे सोचेंगे कि क्या आप उनके अच्छे दोस्त थे जो गुड नाइट रात को प्यार से गुड नाइट कहते हुए हमेशा उन्हें चूमते और उनके साथ पढ़ने व खेलने की समस्या बिताते? क्या वे सोचेंगे कि उनके पिता महान थे और वह सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि दोस्त थे? क्या आपसे सहकर्मी आपके बारे में सोचेंगे कि आप ही वह इंसान है जिसने
उनकी तरफ तब मदद का हाथ बढ़ाया जब अन्यों ने धोखा दिया। क्या वे काम के बोझ में हाथ बढ़ाने के लिए आपको याद करेंगे, अथवा आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हमेशा उनकी निंदा की, आलोचना की और हेर फेर की? अतः आपने दोस्तों की तरफ देखा। क्या दोस्ती आपके लिए महत्वपूर्ण है? वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या वे यह कह रहे हैं कि आप एक ऐसे दोस्त थे जो तब भी साथ होता जब कोई और नहीं, और जो अच्छे बुरे वक्त के साथ होता था? क्या 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 वे कहेंगे कि आपने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया? सब लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या उन्होंने आपकी कमी खिलेगी अथवा नहीं, यह महत्वपूर्ण बात है। आप यह मानसिक अभ्यास पूरा करें। अगर ज़रूरत समझे तो इसे लिख भी ले। यह आपको सब चीज़ें स्पष्ट कर देंगे कि आप अपनी भूमिका ठीक से निभा रहे हैं या है अथवा नहीं। एक व्यक्ति के लिए हर भूमिका पूर्णतः और जागरूकता से निभाना एक बड़ी चुनौती है। अगर आप सभी भूमिका पूरी जागरूकता जाग जागरूकता से निभा सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि आप लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। हर भूमिका को पूरी सतर्कता से निभाइए और जांचिए कि आपकी तमाम भूमिका कितनी बार एक दूसरे से विलीन हुई है। क्या वे एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, या क्या आप दफ्तर के तनाव घर में ले आ रहे हैं या घर की लड़ाई दफ्तर में ले जा रहे हैं? अगर अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो यह सरासर गलत है, क्योंकि इससे आप दोनों भूमिका की कुशलता पर चोट कर रहे हैं। अपनी कार्यशालाओं में एक ऐसी गतिविधियां का गवाह हूँ। कार्यशालाओं में कोर्स कर रहे एक फौजी अफसर ने कहा कि वह एक हताश था क्योंकि उनके बच्चे उनकी उसकी बातों का अनिच्छा से पालन करते थे। उन्होंने यह महसूस की नहीं किया कि वह दोनों भूमिका के बीच उलझ गए थे। वह दफ्तर का काम कर ले जाते थे, जबकि उनका परिवार उन्हें एक फौजी अफसर के रूप में नहीं बल्कि पति और पिता के रूप में देखता है। लेकिन इस बात को ना समझते हुए वह व्यक्ति अपने परिवार को दोष लगा रहा था और अपने को ही उनसे दूर कर रहा था। अगर उन्होंने अपनी भूमिका को कुशलता से निभाया होता तो जाहिर है कि उन्हें इस तरह की समस्या न होती। इसी तरह मैंने देखा कि अध्यापक सिखाने के मामले में कमज़ोर होते हैं, खासकर कक्षा जैसी जगह पर। वे सबक को बीच में रोक देते हैं और प्रश्न पूछते हैं, लेकिन क्या छात्र ऐसा करेंगे तो उसकी खिंचाई नहीं होगी? जब मैं व्यवसायी प्रेरक और प्रशिक्षण बनने के लिए ट्रेनिंग कर ले रहा था, मेरे सामने भी ऐसी दिक्कतें आई, क्योंकि मैंने अक्सर घर को समय नहीं दे पाता था। नाखुश होने के साथ साथ मैंने स्वयं को ढोंगी भी पाया, लेकिन मैंने भाग्यशाली हूँ कि एक लंबे आत्मन के बाद मैंने इसका उत्तर पाया। उसके बाद से आज तक मैंने कभी भी अपनी पारिवारिक ज़िंदगी में समझौता नहीं किया, और मैं समुचित समय घर पर बिताता हूँ। अगर भारतीय समाज में पश्चिमी समाज की तरह होता तो हमारे यहाँ तलाक का औसत सबसे अधिक होता। भारतीय समाज महिलाओं को कम काम करके आंका जाता है और उनके योगदान के लिए उनका गंभीर आभार भी नहीं माना जाता। वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पिता, अपने भाई, पुत्र द्वारा बिना कोई ध्यान दिए चुपचाप जीती चली जाती है। जब होती है तो उसके पिता प्रातः काम पर चले जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो वह सो चुकी होती है। उसके भाई, पति और अंत में उसके पुत्र भी यह तरीका अपनाते हैं। भारतीय महिला संस्कृति व सामाजिक दबाव के चलते कानूनी तलाक नहीं ले पाती।
चाहे उनसे मन से आपको आपको तलाक दे दिया हो, वह ऐसा क्यों नहीं कर पाती? क्या आप पति और पिता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं? परिवार को धन दौलत उपलब्ध कराने को आप उनका साथ देना मत समझे, बल्कि उनके साथ मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक रूप से रहें। उन्हें हर लम्हा आपकी ज़रूरत है, अन्यथा आप जैसे देने वाले मशीन के अलावा कुछ नहीं है। अब देने वाले मशीन के अलावा कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यह पढ़कर आपको निर्णय लेने में से एक निर्णय लेने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इससे आपको खुशी भी मिलेगी कि आपकी ज़िंदगी में जो ठीक नहीं है उसमें सुधार करने की ठान ले। अगर आप यह पुस्तक पढ़े रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका कोई हल नहीं है, तो उनका विश्लेषण करके सूची बना लीजिए। अगर संभाव हो तो कुछ मिनट पुस्तक बंद करके वे प्राइवेट नोट्स कर ले जो बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में तमाम पहलू के में लाना चाहते हैं। एक बार एक बार आप अपने रास्ते की योजना बना ले कि आपको क्या करना है, तो समझिए कि आधी समस्या तो पहले ही हल हो गई। यह याद रखें कि जो काम आप चुने उसे प्रति आपका वादा टूटने न पाए। यह साधारणतः पत्नी के को घर से बाहर डिनर कराने हो सकता है, या आप अपने आप से यह कहते हैं कि आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं और इसको मात्र समझने के बजाय क्यों न अभी इस पर अमल करें। एक बार आप ये निर्णय कर ले तो उसके क्रियान्वयन में देरी न होने दे, क्योंकि इससे मस्तिष्क में तनाव रहते हैं, तरह के फंदे पैदे हो सकते हैं जो आराम के लिए आपको पुरानी आदतों और हरकतों को तरफ ललचा सकते हैं। अगर आप अपने अपने एक बार तय कर लिया तो आप अपने दिमाग में असमंजस को ना घुसने दें। 10 या 20 मिनट, मतलब 2 मिनट में एक पेज पढ़ता हूँ। माय गॉड, नहीं, ना घुसने दे। एक बार निर्णय करके उस पर अमल करना विपरीत को नियंत्रण देना है। अपना काम पूरा करने पर आपको हमेशा अपराध बोध होगा और फलस्वरूप निश्चित रूप से तनाव आपको घेर लेगा। तब आप नाखुश हो जाएंगे। इसलिए यह सोचना छोड़ दीजिए कि आप किसी दिन अपने काम और आदतों बदलेंगे, क्योंकि वह दिन कभी नहीं आएगा, कल कभी नहीं आता। इसलिए अभी से शुरुआत कीजिए। समस्या यह है कि आप अपने समस्या यह है कि अपने खुश रहने का निर्णय नहीं लिया है। खुशी निर्णय का विषय है। खुशी खुद ब खुद नहीं आती। वह व्यापार में वृद्धि करने के निर्णय तरह है। व्यापार की वृद्धि करने की निर्णय की तरह है कि व्यवसाय में क्या सुधार किया जाए। यह निर्णय करें कि आप अपने भावनात्मक और पारिवारिक संसार को किस तरह देख रहे हैं। तब आपको पता चलेगा कि आप अपनी खुशी में कैसे इजाफा करने वाले हैं। याद रखिए, कुछ न करना और सिर्फ सोचते रहना भी आपको भ्रम में डाल देता है, लेकिन सोचना और करना आपको रूपांतरित कर देता है। इसलिए अगर आपके पास संपूर्ण जिंदगी जीने का नजरिया है तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे और जिंदगी भर नाखुश ही रहेंगे। इसमें भी कहीं जिंदगी इसमें इससे भी कहीं ज़्यादा यह होगा कि आप नकारात्मक नज़रिए और व्यवहारिक आपके परिवार को आपके खिलाफ कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको मासावीर देता हूँ कि खुश रहने का फैसला कीजिए। आप खुश कीजिए और अभी से उस पर व्यवहारिक अमल शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी हम पुस्तक पढ़ते हैं और वह विचार आपके मन में रख लेते हैं और कुछ महान घटित नहीं होता, जबकि आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसके विचार अभी ताज़ा है। इसलिए अभी से कुछ व्यवहारिक कदम उठाए। मैं आपको यह सलाह भी देना चाहूँगा कि खुद को उन समझदारी भरे विचारों पर केंद्रित करें जिन्हें आप अपनाने की आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है। जब मैं ज्ञान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यह कतई न समझे कि किसी दर्शन
दर्शन की बात कर रहा है। मैं आपको कोई दार्शनिक बनने का के लिए नहीं, बनने के लिए भी नहीं कह रहा। मैं आपको साधारण ज्ञान के बारे में बताता हूँ। मुझे एक खूबसूरत किस्सा याद है। एक बार की एक खूबसूरत किस्सा याद, आप किस्सा सुनते हैं। एक बार एक आध्यात्मिक गुरु एक गांव में आए और उन्होंने जीवन में खुशी कैसे लाए विषय पर भाषण दिए। एक बार आध्यात्मिक गुरु एक गांव में आए और उन्होंने जीवन में खुशी कैसे लाए विषय पर भाषण देना शुरू किए। उस गांव में एक दार्शनिक रहता था, जिनका जिसका वहाँ व्यवसाय वर्चस्व था। वह गुरु की घुसपैठ से चिढ़ गया, यानी अब उसका प्रतिद्वंदी गांव में आ गया था। गांव के वे सभी लोग जो ज्ञान के कुछ शब्द सुनने के लिए उसने उसके दरवाजे दरवाजे पर आते थे, तब वे आध्यात्मिक गुरु के पास जाने लगे। वह वह भी गुरु की बातें सुनने गया कि वह क्या बोलता है। उसने देखा कि गुरु अपनी बातें समझाने के लिए साधारण शिक्षाप्रद कहानियां किस्से का इस्तेमाल करता है। दार्शनिक गुस्से में कि क्या यह अनपढ़ सा आदमी मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर सकता है। गुरु को परिचय के लिए चुनौती देने गया। गुरु ने कहा कि कि उसे परिचय करना नहीं आता। हाँ, दार्शनिक ने जो प्रश्न पूछना चाहे वह उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर खुशी से देगा। दार्शनिक ने गुरु के से जीवन दर्शन के बारे में स्पष्ट करने को कहा। गुरु ने कहा कि उसके पास कोई जीवन दर्शन नहीं है। वह तो बस लोगों की मदद के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। मुझे तो जीवन का एक ही दर्शन समझ आया है कि प्यार ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। दार्शनिक ने कहा, इस साधारण से दर्शन में क्या महान है? गुरु ने जवाब दिया, इसमें एक सबसे बड़ी बात है लोगों की मदद करना, जिसे 5 वर्ष का बच्चा भी समझ सकता है। गुरु ने बताया कि दूसरे हैरत वाली बात यह है कि दार्शनिक की तरह 40 वर्ष की उम्र का व्यक्ति भी इस पर बहस के लिए हमेशा तैयार रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं, मगर उनके बारे में अभ्यास नहीं करते। किसी चीज़ को जानना हमारी तब तक मदद नहीं करता जब तक उसका हमें प्रत्यक्ष रूप अनुभव न हो। बेहतर जिंदगी के लिए सारे महान दर्शन और विचार अलग रखकर साधारण ज्ञान गुरु कीजिए। होशियारी होना है, कर्तव्य का निर्वाह करना। अगर होशियारी का अर्थ कर्तव्य का निर्वाह होता है तो कोई शादी नहीं करता। पहला ज्ञान, निंदा करना छोड़िए और लोगों के प्यार करना शुरू कीजिए। यह जटिल मुद्दा है तो भी इसमें मास्टरी पाई जाती है। यह जटिल मुद्दा है तभी भी इसमें मास्टरी पाई जाती है। आपने देखा, बहुत से लोग अपना सारा वक्त इधर उधर के करने में बिताते हैं। उनके लिए यह बात मायने नहीं रखती कि वे अपने ही परिवार के सदस्य, सहपाठी, दोस्तों, देश और विश्व की निंदा कर रहे हैं। उनकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, नकारात्मक विचार प्रकट करना होता है। अगर आप ऐसे लोगों पर सावधानी से गौर करें तो पाएंगे कि इन्हें कोई न कोई मानसिक रोग है। उनका बचपन प्यार से अ, उपेक्षित हो सकता है या स्वाभाविक तौर पर बड़े होने के बाद वे अपने दमन, नकारात्मक ईर्ष्या, क्रोध और घृणा को निकालने का मौका तलाशते हैं। और जब कभी उन्हें मौका मिलता वे बिना कुछ सोचे प्रतिक्रिया करते हैं। इससे उनका अहंकार शांत होता है। वे सोचते हैं कि सिर्फ वे ही अपने आसपास के तमाम लोगों से बेहतर है। मैंने एक व्यक्ति को 7 दिनों तक निंदा न करने की सलाह दी और कहा कि उसकी यह आदत खत्म होने के बाद जिंदगी बदल जाएगी। यह बोला, लेकिन 8वें दिन क्या होगा? उसने लगा कि उसे निंदा करने की जरूरत है। वह 8वें दिन निंदा कर सकेगा। इससे यही पता चलता है कि पुरानी आदतों तो छोड़ना मुश्किल कम होता है। मैंने आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ कि जब मैं जवान था तब तो मेरे व्यवसायी पिता की हर एक के सामने मेरी आलोचना करने की आदत थी। इस वजह से मैं डरपोक बन गया और यदा कदा ही अपनी भावनाओं
के सामने प्रकट करता। यहाँ तक कि मैं सही जवाब जानता हूँ तो भी यह सोचकर नहीं बोलता था कि कहीं मैं गलत हो तो नहीं। मेरे दिमाग में जो होता मैं वही वह बोलने के से डरने लगा। डर डर ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया था, जो मेरे अवचेतन मन में जमा होता जा रहा था। लेकिन मैं अपनी अपनी इस जड़ दिशा से नहीं से निकल नहीं पाता। इसलिए मैं हर एक को खुश करने की कोशिश की। इस बुरे चक्र में बाहर निकलने की मैंने लंबी कोशिश की। मैं इस मामले में भाग्यशाली रहा हूँ कि जब कभी मैं खुद को नए अन्यों से काम तोड़ पाता तो मैंने उससे आगे बढ़कर देखा। पढ़ना वैसे और फिर प्रेरणा ने मुझे इस कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद की। आखिरकार मैंने अपनी योग्यता और समझ से अपने में आत्मविश्वास पैदा किया। तब मैंने पाया कि आमतौर पर लोग चुगली करने, आलोचना करने और दूसरे की नीचा दिखाने की आदत के शिकार इसलिए होते हैं कि वे खुद से प्यार नहीं करते। वे खुद से प्यार नहीं करते। मैं ये- मैं यह नहीं कह रहा कि कोई व्यक्ति गलत है तो आप उसको उसकी गलती न बताएं। आपको उनकी गलतियां बतानी चाहिए, नहीं तो वे कैसे सीखेंगे, कैसे सुधार करेंगे। क्या ऐसा है कि जब आप किसी की गलती के बारे में बता रहे हैं तो आप यह सिर्फ ईर्ष्या और घृणा के कारण कर रहे हैं, अथवा यह उनकी चिंता के कर रहे हैं। इस पुस्तक को अभ्यास में लाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप व्यवहार और कार्यक्रमों में असलियत के बारे में खुद को जरूर बताएं। इसलिए जब आप स्वयं से प्रश्न करें तो पूरी ईमानदारी बरतें। अगर यह सब आप किसी मुद्दे को लेकर कर रहे हैं तो आपकी बातचीत का अंदाज अलग होगा। आप उस व्यक्ति की हर एक के सामने आलोचना नहीं करेंगे। आप उस व्यक्ति को अलग ले जाकर कहेंगे कि उसकी कुछ बातें आपको पसंद नहीं है। किसी को गलत बताने का यह सही तरीका है। कृपया याद रखें कि अगर आप किसी के सामने उसकी आलोचना कर रहे हैं तो यह ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मक भावनाओं का नतीजा है। इसलिए पहले आप विश्लेषण करें, फिर देखें कि आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। यह याद रखें कि जो व्यवहार आप करते हैं उसे अन्य लोग देख रहे होते हैं। प्रतिष्ठा की एक सुंदर परिभाषा है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इससे मिलती जुलती चरित्र की परिभाषा है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप लोगों से मेल जोल खा चाहते हैं तो आपको निंदा करने की आदत छोड़कर लोगों को गले लगाना होगा। लोगों से प्यार करना होगा। मेरा विश्वास करें कि अगर आप अपनी बातचीत के में आत्मीयता लाते हैं तो दूसरे को आप अपनी गलतियां के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आप इसके बदले में आपकी असीम प्यार मिलेगी। जिंदगी में सबसे बड़ा साहस का काम प्यार हो सकता है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बिना किसी झिझक में कहूँगा, बिना प्यार की जिंदगी में कुछ नहीं है। बावजूद इसके कि वो अनेक ऐसे लोग हैं जो न तो प्यार करते हैं और न ही महसूस करते। एक प्रखता मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि प्यार चार घटक से मिलकर बना है: देखभाल, सम्मान, जिम्मेदारी, ज्ञान। कृपया यह नोट करें कि उसने ज्ञान को आखिरी घटक बताया है। देखभाल वह सुंदर अभिव्यक्ति जिसके बगैर प्यार पुंग है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको किसी उसकी देखभाल करनी चाहिए। आप यही नहीं कह सकते कि मुझे से प्यार है मगर आपकी देखभाल के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ऐसे ऐसे किसी भी रिश्ते या में प्यार का होना नामुमकिन है। हम अनेक बार अपनी तकनीकी तो नीतियों के लिए भर्ती होते हैं, लेकिन हम इतनी बार भावनात्मक मूल्यों के महत्व देने के लिए किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। मेरे प्यारों मित्रों, प्यार आत्मा की भूख है। हमने से कोई भी इसके बिना नहीं रह सकता। इसके लिए हम
सब प्रयास करते हैं। लोगों को दिखाइए कि आप उन देखभाल कर सकते हैं। जब तक आप देखभाल और बातचीत के अपनी भावनाओं नहीं व्यक्त करेंगे तो तक वे आपको विचारों में प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे। हाल के महत्व के बारे में यह एक कहानी दे रहा हूँ, युद्ध लड़ रहे सावधानी से पढ़े। एक शाम जब उस उनमें से एक दोस्त शिविर में वापस आया तो उसने पाया कि उसका दोस्त वहां नहीं है। उससे चिंतित होकर उसके बारे में पूछताछ शुरू की। रात हो चुकी थी। उसने उसके सहायता ने उसे साहित्यों ने बताया कि वह बुरी तरह घायल हो गया था। इस साथियों ने बताया कि वह बहुत बुरी तरह घायल कि हो चुका था हो चुकी थी। उसके साथियों ने उसे बताया कि वह बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए उनके पास वह उसे वहां छोड़कर आने के सिवाय कोई चारा न था। इस समय शायद वह मर गया हो। इतना सुनते ही वह परेशान हो गया और वह अपने दोस्त को वापस लाने के लिए उस तरफ जाने लगे। उसके साथियों ने उनसे दुश्मन के क्षेत्र में जाने से रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वह जाना निरर्थक साबित होगा, क्योंकि अब वो तक वह उसका दोस्त तो मर चुका होगा। मैं तो भी उसने अपनी बात नहीं मानी और दोस्तों को ढूंढने चला गया। वह पूरी रात वापस नहीं लौटा। जिन साथियों ने उस रात को जाने से रोका था, वह सुबह उन्होंने देखा कि वह अपने दोस्त को कंधे पर उठाए लौट रहा था। उन्होंने उससे कहा कि क्या हमने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम अपना समय बेकार करोगे? तुम अपने वहाँ वहाँ खतरे में डालकर क्या मिला? उसने जवाब दिया, मैंने समय बर्बाद नहीं किया। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मेरा दोस्त बुरी तरह घायल था लेकिन जिंदा था। मैंने झुककर उसे हिलाकर जगाया। उसने मेरी तरफ देखकर फुसफुसा कर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। यह कहकर उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। मेरे प्रिय पाठकों, क्या आप इस कहानी की गहराई महसूस कर सकते हैं? यही है देखभाल की शक्ति। इस शक्ति ने इस उस मरते हुए आदमी की मदद की। उसी परवाह करता है उसकी परवाह करता है। इस तरह उसकी मौत शांतिपूर्ण हुई। चूंकि भावनाओं दिल का विषय था, इसलिए इस कहानी का दिमाग से समझना संभव नहीं। ज्ञान अपने आप से भावनाओं और बुद्धि का मेल है। यही वजह है कि आधुनिक व्यवहार वैज्ञानिक भावनात्मक ज्ञान की बात कर रहे हैं। वे सिर्फ ज्ञान की बातें ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि भावनात्मक भागफल और ज्ञान भागफल की बातें कर रहे हैं। यही कहानी परवाह करने की वैवाहिक उदाहरण है। यह पार्ट टाइम नौकरी नहीं। कभी कभी हम जिंदगी में महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देने की लापरवाह कर देते हैं। परवाह करने के अर्थ किसी की समस्या का समाधान नहीं है। यह सब आपकी पत्नी, दोस्त, बच्चे के प्रति चिंता के लिए खास भावनाओं देखने वाले संवेदनशीलता श्रोता होने से है। अगर आपको इसका अनुभव नहीं हुआ है तो मैं आपको के लिए माहौल कराता हूँ। जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, आपको कभी अनुभव होगा कि परिवार का कोई सदस्य, मान लीजिए आपकी क्या लाइन ही कट गया भाई, और मेरे को गले में यहाँ पे दर्द होने लगा। मैंने सोचा कि मैं बुक पूरा पढ़ूंगा, लेकिन आज मेरा D1, जिसमें मैं आज कितना पढ़ा हूँ, 18 पेज तक इसे पढ़ा हूँ। आज D1, मैं कल D2 फिर से स्टार्ट करूँगा और फिर से पढ़ूंगा। तो आज का डे मेरा यही भी ख़त्म होता है और मेरे को बुझ भी नहीं रहा, मतलब दिख भी नहीं रहा।